संजय जी को बोलो, वो कर देंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग। ठीक है भाई, कैसे हो सब लोग? बढ़िया, चिल एकदम। पढ़ाई कैसी चल रही है? कैसी चल रही है? क्या? सर हम तो घर रावण बना रहे हैं, दशहरा आ रहा है। आपकी इच्छा हो तो आप भी बता दो। बता दो है। सर आपकी इच्छा है तो आपको ही बता दो। एक रावण आपका भी बना देते हैं, छोटा सा, बगल में। ऐसा इच्छा है किसी की? हार्दिक इच्छा, इच्छा नहीं, हार्दिक इच्छा। नहीं है? इतने बुरे भी नहीं हो, मतलब मैं बुरा हूँ? आप तो नहीं हो, मैं बुरा हूँ। यही बोलना चाह रहे हो तुम लोग? अच्छा, तुम इतने बुरे नहीं हो। चलो फिर ठीक है। तो पिछले लेक्चर में अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया था? स्टार्च का साइज और ग्रेन मैंने आपको बता दिया था, ग्रेन साइज बता दिया था। ठीक है। तो मतलब कि मैंने आपको मेंडल के डेविएशंस पढ़ा दिए थे। क्या पढ़ा दिए थे? मेंडल के डेविएशन कंप्लीट करा दिए थे कि आ जाओ आ जाओ। मेंडल के डेविएशन कंप्लीट हो गए थे। तो मेंडल के डेविएशन के चार, अरे चार डेविएशन थे ना, कौन कौन से? रिपीट करो मेरे साथ। अरे सीक्वेंस है, जिस मैंने सीक्वेंस में पढ़ाया था। सबसे पहले आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या आता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अपूर्ण प्रभाविता। कोई हिंदी मीडियम वाले हिंदी में सुन ले, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में सुन ले। ठीक है। उसके बाद आता है को डोमिनेंस, सह प्रभाविता। क्या आता है? को डोमिनेंस, सह प्रभाविता। उसके बाद पिलियोट्रोपी। पिलियोट्रोपी को हिंदी में क्या बताया था मैंने? बहु प्रभाविता। क्या बताया था? बहु प्रभाविता। और मल्टीपल एलिलिज्म, बहु अलील। चार चीज बताई थी मैंने। चारों की डेफिनेशन, चारों के एग्जाम्पल। अरे वो कराए थे, याद रहेंगे। एग्जाम में आपको डायरेक्ट पूछा जाता है, कई बार कोई ट्रेड का नाम दे देगा या एग्जाम्पल दे देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिजेंबल दिस, इसमें से किससे कौन सा रिजेंबल करता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में पूछ लेगा कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करने वाला कौन सा प्लांट है, कौन सा फ्लावर है। आपको नाम बताया था कौन सा फ्लावर है? स्नैपड्रैगन, डग फ्लावर, एंटीरेनम स्पीसीज। तीनों एक ही बात है, तीनों एक ही बात है, उसके नाम है बस। ठीक है। एंटीरेनम उसकी स्पीसीज है डग फ्लावर की। किसकी? डग फ्लावर की स्पीसीज है वो। ठीक है। उसके बाद कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में एग्जांपल बताया था मैंने किसका? एबीओ ब्लड ग्रुप, यानी ह्यूमन ब्लड ग्रुप का एग्जांपल बताया था मैंने। उसके बाद पेलियोट्रोपी। पेलियोट्रोपी, पेलियोट्रोपी में किसका एग्जांपल? ग्रेन साइज। किसका ग्रेन साइज? स्टार्च सिंथेसिस इन पी। मटर का मंड संश्लेषण, हिंदी में बताया था मैंने, स्टार्च सिंथेसिस इन पी प्लांट। ठीक है। मटर का मंड संश्लेषण। दूसरा एग्जांपल लिखाया था फिनाइल कीटोन यूरिया। क्या लिखाया था? फिनाइल कीटोन यूरिया। उसके बाद मल्टीपल एलीलिज्म में अपन गए थे, बहु एलील पढ़ा था अपन ने। तो बहु एलील में मैंने एग्जांपल लिखाया था आपको। क्या लिखाया था? ह्यूमन स्किन कलर, ह्यूमन हाइट, पॉपुलेशन स्टडीज, समष्टि अध्ययन। तीन एग्जाम्पल लिखाए थे और वही क्वेश्चन मैंने दिया था। सर फिर भी डाउट आ गए, फिर भी डाउट आ गए। चलो कोई ना, डाउट आना एक नेचुरल घटना है। ठीक है। भूलना भी एक नेचुरल एक्टिविटी है। अरे अपन आज पढ़ते कल भूल जाते हैं, इसीलिए तो रिवीजन जरूरी होता है। इसीलिए तो रिवीजन जरूरी होता है। ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन पढ़ेंगे टू जीन का क्रॉस। क्या पढ़ेंगे अपन? क्रॉस ऑफ टू जीन। ठीक है। टू जीन इनहेरिटेंस। दो जीन की वंशागति का क्रॉस पढ़ने वाले भाई अपन। क्या पढ़ने वाले? दो जीन की जो वंशागति है ना। ठीक है। दो जीन की वंशागति का क्रॉस, जिसको अपन बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या बोलते हैं? डाई हाइब्रिड क्रॉस। द्वि संकरीय संकरण, हिंदी में क्या बोलते हैं? द्विसंकरीय संकरण, डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या बोलते हैं भाई? डाई हाइब्रिड क्रॉस।
हिंदी में इसको ये पढ़ दें, ठीक है। अरे बात समझ में आ गई? आप हिंदी से हो इंग्लिश से हो? हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम? इंग्लिश मीडियम, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर इस तरह नहीं देखना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अपन इसमें क्या पढ़ेंगे? डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस मैंने आपको बताया था कि मैं कोई भी कैरेक्टर, मेंडल पहले क्या कर रहा था? मोनोहाइब्रिड क्रॉस करा रहा था। क्या करा रहा था? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या करा रहा था? मेंडल एक कैरेक्टर को ले रहा था, बाकी 6 कैरेक्टर को क्या रख रहा था? कांस्टेंट। कैरेक्टर यानी एक पेयर ले रहा था, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। 1 पेयर को उसने सेलेक्ट किया था, 6 पेयर को उसने क्या रखा था? कांस्टेंट रखा था। अब क्या करेंगे? 2 कैरेक्टर एक साथ लेंगे। क्या लेंगे? 2 कैरेक्टर एक साथ लेंगे, 5 को क्या रखेंगे? कांस्टेंट रखेंगे। क्या रखेंगे? कांस्टेंट। जो आप मैंने उस दिन आपको रेशियो लिखाया था 9:3:3:1, ऐसा रेशियो लिखाया था। अरे लिखाया था ना, उस रेशियो को आज अपन प्रूव करेंगे कि ये कैसे आया, ठीक है। उस दिन तो मैंने आपको मल्टीप्लाई करके बता दिया था, आज उसको अपन क्या करेंगे? प्रूव करेंगे, डायग्रामेटिकली देखेंगे, क्रॉस करके देखेंगे कैसे ये रेशियो आता है, ठीक है भाई। आई के बात समझ में? तो सबसे पहले अपन देखो, जो मेंडल ने क्रॉस कराया था, जो अपनी एनसीईआरटी में दे रखा है, वो क्या लिया था मेंडल ने? अरे क्या लिया था? कौन कौन से करेक्टर लिए थे? पहला करेक्टर क्या था? सीड का कलर। अरे कलर भैया, सीड का कलर। और दूसरा लिया था सीड का शेप। क्या लिया था? सीड का शेप, ठीक है। तो सीड का कलर येलो डोमिनेंट होता है, और शेप कौन सी डोमिनेंट होती है? राउंड। कौन सी होती है? राउंड। सीड का कलर जो रेसेसिव होता है, कौन सा होता है रेसेसिव? ग्रीन। कौन सा होता है? ग्रीन, ठीक है। और रेसेसिव रिंकल्ड शेप, यानी झुर्रीदार, ठीक है भाई, रिंकल्ड। बात समझ में आई? ये 2 करेक्टर को मैं लेके आगे एक एक्सपेरिमेंट करने वाला हूं, ठीक है। ये मेंडल ने किया, उसको अपन आज करके देखेंगे कैसे क्या आता है। आपको पता है येलो के लिए मैं क्या डोमिनेंट ले क्या क्या जीन मान के चलता हूं सर? कैपिटल बाई। क्या मान के चलता हूं? कैपिटल बाई। किसके लिए? डोमिनेंट के लिए। किसके लिए? डोमिनेंट के लिए। और रेसेसिव के लिए स्मॉल बाई। किसके लिए? रेसेसिव के लिए स्मॉल बाई, यानी ग्रीन। बात समझ में आ गई? सर राउंड के लिए मैं क्या लेके चलता हूं? कैपिटल आर। क्या लेके चलता हूं? कैपिटल आर मैंने मान लिया, कैपिटल आर जीन इसकी डोमिनेंट है। और रिंकल्ड के लिए मैंने मान लिया स्मॉल आर। बात समझ में आ गई क्या? अरे ये आपको पता चल गए, ठीक है। तो यहां से मेरे 2 पेरेंट बनाऊंगा। मैं सबसे पहले क्या करूंगा? 2 पेरेंट बनाऊंगा। 2 पेरेंट के फिर गैमीट, और गैमीट की मैं क्या कराऊंगा? क्रॉस कराऊंगा। क्रॉस करा के F1 जनरेशन बनाएंगे, F1 जनरेशन की सेल्फिंग बनाएंगे। सेल्फिंग करते ही मेरे पास F2 जनरेशन आ जाएगी, और वही मेरा क्रॉस हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? अरे कुछ समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? बता देना मुझे। ऐसा तो नहीं है सर यहाँ तक आता है फिर ऐसे क्रॉस हो जाता है? इधर आता है तो थोड़ा सा उसको अंदर डाल लिया करो, घर जाके फिर एडजस्ट कर लिया करो, ठीक है। एक बार रिवीजन हो जाएगा ना तो एडजस्ट हो जाएगा वो। तो देखो यहाँ पर मैं सबसे पहले पेरेंट का चूज करता हूँ भाई। मेरे पास पेरेंट कौन बनेंगे? जनक। तो पेरेंट मेरे पास कौन है? पेरेंट बताओ भाई, पेरेंट कौन हो गया? एक तो हो गया मेरे पास येलो राउंड। कौन सा हो गया? अरे येलो राउंड हुआ कि नहीं हुआ? येलो राउंड। और ग्रीन रिंकल्ड, तो ये मेरे पास पेरेंट हो गए, ग्रीन रिंकल्ड, ठीक है भाई, पेरेंट हो गए। अब बताओ येलो राउंड को मैं कैसे दिखाऊंगा? येलो राउंड को मैं कैसे दिखाऊं? सर कैपिटल आर और कैपिटल बाई लिख दो। क्या लिख दूं? कैपिटल आर और कैपिटल बाई लिख दो। तो यहां पर मैं क्या लिख देता हूं? कैपिटल आर और कैपिटल बाई। अरे बिल्कुल सही है। इधर क्या लिख दूं? सर स्मॉल आर और स्मॉल बाई। ये मेरा हो गया रिंकल्ड, और ये हो गया मेरे पास, ये हो गया डोमिनेंट, ये हो गया रेसेसिव। पेरेंट पता चल गए? अरे पता चले नहीं चले? समझ में आ गई पेरेंट कैसे पता बने, ठीक है। अब देखो जब पेरेंट मेरे पास बन गए, तो पेरेंट के जस्ट बाद क्या बनते हैं? अरे पेरेंट के जस्ट बाद क्या बनता है? गैमीट बनते हैं। गैमीट, पेरेंट से गैमीट आते हैं, मेल फीमेल से गैमीट आते हैं, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, फ्यूज होते हैं। ऐसा ही कुछ पढ़ा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, तो फिर क्यों कैसे भूल जाते हो? पेरेंट के बाद क्या बनेंगे? गैमीट्स। क्या बनेंगे? गैमीट्स। और गैमीट्स के बाद फर्टिलाइजेशन यानी F1 जनरेशन। अरे उधर फर्टिलाइजेशन पढ़ दो, उधर F1 जनरेशन याद रख लो कि मेरे इधर क्या बनाना है मुझे? F1 जनरेशन। F1 जनरेशन आपकी जैसे आएगी उसके भी कुछ गैमीट बनेंगे,
और गैमीट बना के मैं क्या बना दूंगा, सेल्फिंग करा दूंगा उनकी, क्या करा दूंगा, सेल्फिंग। तो आ जाओ भाई गैमीट बनाते हैं। ठीक है, इन दोनों से मेरे पास एक ऑल ओवर गैमीट ये बन जाएगा, देखो। अरे ऐसा कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बना, बना या नहीं बनेगा, बनेगा। और नहीं बनता है तो ही बनेगा, ठीक है, जबरदस्ती बनेगा अब ये। ठीक है, इसके बाद आपको मैंने फॉर्मूला लिखाया था नंबर ऑफ गैमीट कैलकुलेट करने का, बताया था क्या, नंबर ऑफ गैमीट कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला बताया था, 2 की पावर n, क्या बताया था, 2 की पावर n। कितने गैमीट बनेंगे इसके, कैलकुलेट करो। 2 की पावर n वाला ये फॉर्मूला रहा आपका, 2 की पावर n। n का मतलब क्या था, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेरेंट, क्या था, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पेरेंट। हेट्रोजाइगस पेरेंट है मेरे पास, कितने हेट्रोजाइगस पेरेंट है इसमें, दो हैं क्या, एक और दो, 2 की पावर 2 यानी कितने बनेंगे सर, 4 बनेंगे। कितने बनेंगे, 4। अरे 4 गैमीट बनेंगे ना, बनाओ 4 बनाओ, कौन कौन से बनेंगे 4, तो देखो 4 गैमीट अपने पास ऐसे बन जाएंगे, ऐसे लिख लो, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, इधर कैपिटल बाई स्मॉल बाई, कैपिटल बाई स्मॉल बाई। कुछ गड़बड़ हो गई क्या, गड़बड़ हो गई, ठीक है, कैपिटल आर इधर, कैपिटल बाई स्मॉल बाई और स्मॉल बाई, ये 4 पेरेंट बनेंगे मेरे पास। अरे ऐसे ही 4 पेरेंट बनेंगे क्या, ऐसे ही बनेंगे 4 पेरेंट, एक मिनट रुको। ठीक है, ये 4 गैमीट मेरे पास बने, इन गैमीट की मैं क्या कराता हूँ, अरे सेल्फिंग, क्या कराता हूँ, सेल्फिंग। ये मेरे पास क्या बना था, F1 जनरेशन बनी थी, क्या बनी थी, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन के बाद मैंने क्या बना दिए, गैमीट बना दिए, और इन गैमीट्स की मैं क्या कर दूं, सेल्फिंग कर दूं, क्या कर दूं, सेल्फिंग। तो सेल्फिंग के लिए 4 ऐसे और 4 ही ऐसे, अरे बिल्कुल ऐसा ही करते हैं ना अपन, सेल्फिंग के लिए एकदम एक जैसे लेते हैं। तो 4 इनको मान लेता हूँ मेल, और 4 दूसरे ले लेता हूँ, उनको मान लेता हूँ फीमेल, आपस में क्रॉस कर देंगे, मेरे पास क्रॉस आ जाएगा, जो भी परीक्षण है डाइहाइब्रिड क्रॉस का परीक्षण आ जाएगा। ठीक है, तो मेल, और ऐसे ही सेम अगर मैं 4 इधर लिख देता हूं, ठीक है, तो इनको मान लेंगे अपन फीमेल। ये पता लग गया सर कैसे मैंने गैमीट बनाए, किसी को डाउट तो नहीं है गैमीट बनाने में, अरे डाउट तो नहीं है गैमीट बनाने में, कैसे बनाए देखो, कैपिटल आर इसके साथ, ठीक है, दिख गए, स्मॉल आर, पता लग गया, बात समझ में आ गई कैसे गैमीट। अब मुझे इसका क्रॉस किसके अंदर दिखाना है, पनेट स्क्वायर में दिखाना है, किस में दिखाना है, पनेट स्क्वायर में इसको दिखाना। पनेट स्क्वायर मैंने आपको बताया था क्या होता है पनेट स्क्वायर, अरे क्या होता है पनेट स्क्वायर, जो मेंडल के जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको मैं एक स्क्वायर टाइप के बॉक्स में क्या करता हूँ, लिख के रखता हूँ, उसी को मैं क्या कहता हूँ, पनेट स्क्वायर कहता हूँ। जिसकी खोज किसने करी थी, डिस्कवरी किसने करी थी इसकी, रेगनाल्ड सी पनेट, पूरा नाम बताया था मैंने, रेगनाल्ड सी पनेट, जो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, आरसी पनेट, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इनको, आरसी पनेट, उन्होंने अपने नाम पे रख दिया पनेट स्क्वायर। ठीक है, इसका आर का मतलब यहाँ पर रेगनाल्ड है भाई, पूरा नाम इनका ये है, रेगनाल्ड सी पनेट, क्या है, रेगनाल्ड सी पनेट। ठीक है, अब हम इनको, जो भी मेरे पास क्रॉस के लिए गैमीट्स बने, मेल और एक फीमेल, F1 जनरेशन की सेल्फिंग के लिए, F1 जनरेशन के बाद इनकी क्या करानी है मुझे, सेल्फिंग करानी है, क्या करानी है, सेल्फिंग। ठीक है, सेल्फिंग, सेल्फिंग यानी स्वयं परागन। ठीक है भाई, इनकी मैं सेल्फिंग कराऊंगा, सेल्फिंग कराने के बाद मेरे पास क्या बन जाएगी, डाइहाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, रिजल्ट्स। ठीक है, तो देखो
अरे एनसीईआरटी में कुछ ऐसा ही स्क्वायर बना रखा है, रेगनाल्ड सी पनेट का स्क्वायर ऐसे ही बना रखा है। तो चारों गैमीटों के नाम लिखो, गैमीट्स के नाम लिखो भाई, चार जो गैमीट थे अपने उनके नाम लिखो। चारों गैमीट इधर आ जाएंगे क्या, चारों गैमीट्स के नाम। सबसे पहले मेरे पास क्या था, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अरे आगे समझ में, ऐसे सेम चार पेरेंट इधर आ जाएंगे क्या, अरे आएंगे या नहीं आएंगे, थोड़ा बोला तो करो। ठीक है, ये पेरेंट हो। अब इनकी क्रॉसिंग करनी है मुझे, क्रॉस करना बताया था मैंने उस दिन, अरे सिखाया था कि क्रॉस करना। इस फर्स्ट वाले को मैं इन चारों से क्रॉस करूंगा, इन चारों बॉक्सेज में भर दूंगा। इस सेकंड वाले को मैं इन चारों से क्रॉस करूंगा, इन चार बॉक्सेज में फिल कर दूंगा। इसको मैं क्रॉस करूंगा इन चारों से, इस वाली लाइन में फिल कर दूंगा। इसको क्रॉस करूंगा इन चारों से, इस वाली लाइन में फिल कर दूंगा। बस समझ में आ गई, अरे आई या नहीं आई, आ गई क्या। तो कैसे क्रॉस करेंगे, चलो देखो क्रॉस करते हैं अपन। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसको मैं क्रॉस करवा रहा हूं भाई, किसको, इसको इन चारों से क्रॉस करवाऊंगा। तो क्या बन जाएगा मेरे पास, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई है भाई, ध्यान से देखो थोड़ा सा। ठीक है, इसके बाद कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अरे मेरे साथ बोलते जाओ, याद रहेगा तुम्हें। ठीक है, अब देखो, अब इसको क्रॉस करने वाले हैं अपन, किसको, इसको। अब इन चारों के साथ क्रॉस कराऊं मैं, तो क्या बनेगा मेरे पास, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। सॉरी, हाँ सॉरी 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 सॉरी, ये कैपिटल आर आएगा भैया, कैपिटल आर कैपिटल, ये अरे यार इसका आएगा ना, स्मॉल आर आएगा, सॉरी। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद दो स्मॉल आर कैपिटल वाई, इसके बाद क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ठीक है, अब कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसके साथ करो, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई। ठीक है, अब इसके साथ करो, कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब इसको इसके साथ करो, कैपिटल आर स्मॉल आर, बोलो स्मॉल वाई। ठीक है, अब इसको इसके साथ करो। सबसे पहले यहां से स्टार्ट करो, कैपिटल, दूसरा कलर ले लेते, कौन सा कलर ले, सर रेड ले लेते। ठीक है, करो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, उसके बाद स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर, बोलो बन गया क्रॉस। कितने पेरेंट हुए टोटल, सॉरी कितने मेरे पास लक्षण आए, कितने करेक्टर आए, कितने आए टोटल, कितने आए काउंट करो, 16। कितने आए, 16। यानी मैं जो भी रेशियो लिखूंगा वो किस में से आएगा, 16 में से बाहर आएगा। किस में से बाहर आएगा, 16 में से। यानी टोटल मेरे पास रिजल्ट कितने आए, 16, 16 आए। कितने आए, 16। ठीक है, अब आप देखो, यहां से अब आप इसका फिनोटाइप लिखो। क्या लिखो भाई, फिनोटाइप। यहां से अब अपन इसका क्या लिखेंगे, फिनोटाइप लिखेंगे। फिनोटाइप इधर लिख लेते हैं, फिनोटाइप। तो फिनोटाइप बताओ भाई मुझे, आपको पहले याद है 933 क्या होता है, ये होता है, ये आप सभी को याद है क्या। अब ये है कैसे, उसको अपन प्रूव करते हैं। देखो ये सबको पता है, फिनोटाइप ये होता है सर, इसका डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप रेशियो ये आता है। ठीक है, अब कैसे आएगा,
अब इसमें 9 कौन से हैं, ये जो 9 है वो कौन से हैं सर, ये तो बताओ हमें 9 कौन से। तो देखो 9 के लिए अपन काउंट करेंगे, मैं नीचे मार्किंग लिखता जाऊंगा, याद रखना है, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल वाई क्या बन जाएगा, राउंड येलो, क्या बन जाएगा, राउंड येलो। कैपिटल आर कैपिटल वाई राउंड येलो, कैपिटल आर कैपिटल वाई राउंड येलो, कैपिटल आर कैपिटल वाई राउंड येलो। 4 हो गए, अरे हो गए कि नहीं हुए, 4 हो गए, 4 कौन से, राउंड येलो। कैपिटल आर कैपिटल वाई 5, कैपिटल आर कैपिटल वाई 6, कैपिटल आर कैपिटल वाई 7, ठीक है। कैपिटल आर कैपिटल वाई 8, कैपिटल आर कैपिटल वाई कितने हो गए, 9। आगे बात समझ में, इन 9 के अलावा कहीं दिख रहा है क्या वो कैपिटल आर कैपिटल वाई, नहीं दिख रहा ना, मार्किंग लिख दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। सर इनके अलावा कहीं आपको कैपिटल आर कैपिटल वाई कहीं भी दिख रहा है क्या इसमें, नहीं दिख रहा, अरे नहीं दिख रहा ना। याद करने के लिए मैं इसको एक देखो ऐसे ट्रायंगल फॉर्म में बना देता हूँ, ये सीधा ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, अरे बना कि नहीं बना, सीधा ट्रायंगल बन गया। 9 कौन से हुए, राउंड येलो, कौन से हुए मेरे पास 9, राउंड येलो, ठीक है। अरे समझ में आ रही है कि बात, समझ में तो आ रहा है ना सर, ऐसा नहीं उल्टा जा रहा है दिमाग से, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब मुझे ये 3 देखने, इसके बाद मेरे पास 3 कौन से बनेंगे, या तो रिंकल्ड ग्रीन, सॉरी राउंड येलो आ गए तो अब कौन से आएंगे, रिंकल्ड येलो, कौन से आएंगे, रिंकल्ड येलो। रिंकल्ड येलो के लिए मुझे क्या देखना है, येलो के लिए तो मुझे देखना है कैपिटल बाई, और रिंकल्ड के लिए देखना है मुझे स्मॉल आर, यानी जहां पर स्मॉल आर और कैपिटल बाई हो। ढूंढो ढूंढो भाई ढूंढो, कैपिटल आर और, अरे कैपिटल आर और स्मॉल बाई ढूंढो, सॉरी इस, हाँ स्मॉल आर और कैपिटल बाई, दिख गया एक, और देखो दिख गया, दिख गए, हो गए 3, इनका भी एक ट्रायंगल बन गया क्या। इनको मैं ऐसे नंबर दे देता हूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। अरे 3 दिख गए आपको, ये कौन से हो गए, रिंकल्ड येलो, कौन से हो गए, रिंकल्ड येलो। यानी ये जो नेक्स्ट 3 है मेरे पास, ये कौन से हैं, रिंकल्ड येलो। अब मेरे पास ये 3 कौन से बचे, राउंड ग्रीन, कौन से बचे, राउंड ग्रीन। राउंड के लिए मुझे देखना है कैपिटल आर, और ग्रीन के लिए मुझे क्या देखना है, स्मॉल वाई। अब देखो भाई, देखो कहीं दिख रहा है क्या, देखो कलर ले लेते हैं अपन, कौन सा लेते हैं, ये ले लेते हैं, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, और कहीं दिख रहा है क्या, कहाँ दिख रहा है, अरे दिख रहा है कि कहीं कैपिटल आर स्मॉल वाई, कहाँ, इसके जस्ट ऊपर कैपिटल आर स्मॉल वाई, दिख गया। ये 3 हो गए, बन गया ट्रायंगल। आगे बात समझ, ये कौन से है मेरे पास तीनों, ये वाले 3, ये कौन से है मेरे पास 3, राउंड ग्रीन, कौन से है भाई, ये राउंड ग्रीन। अब मेरे पास एक बचा हुआ है, ये कौन सा है भाई, इसको अपन रेड से ही लिख देते हैं, चलो ये कौन सा है, रिंकल्ड ग्रीन। ये जो एक है वो कौन सा है, रेड कलर से जो लिख रहा हूं एक है, वो कौन सा है मेरे पास, रिंकल्ड ग्रीन। रिंकल्ड के लिए मैं देखूंगा स्मॉल स्मॉल आर, ग्रीन के लिए देखूंगा स्मॉल बाई, स्मॉल आर स्मॉल बाई, एक। समझ आ गई के बाद, अब जो रट रहे थे वो दिख गया अपने को कैसे होता है। अरे समझ आ गई के बाद, किसी को डाउट, को डाउट लग रहा है क्या, सर यहां तक तो हमें समझ आ गई, इसके आगे डाउट ही डाउट है। इसका जीनोटाइप रेशियो बताया था मैंने एक दिन, क्या होता है जीनोटाइप रेशियो, अरे जीनोटाइप रेशियो, इसका जीनोटाइप रेशियो, जीनोटाइप रेशियो क्या बताया था मैंने, सर ऐसा कुछ बताया था, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा जो ऐसा आता है।
ऐसा ही आता है, बिल्कुल ऐसा ही आता है क्या, या कुछ अलग आता है? ऐसा ही आता है एग्जैक्ट। सर हमें आप ये भी इसमें दिखा दो तो मजा आ जाएगा। अरे जीनोटाइप भी तो दिखेगा इसमें, या नहीं दिखेगा? दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा जीनोटाइप भी। जब अपन फिनोटाइप चेक कर लिया तो जीनोटाइप भी, क्योंकि इसी के आधार पे तो फिनोटाइप बना है। कोई भी फिनोटाइप किसके आधार पर बनता है? अरे कोई भी फिनोटाइप किसके आधार पे बनता है? जीनोटाइप के आधार पे। जैसे उसके अंदर जीन्स होती है ऐसा ही उसका प्रभाव होता है। फिनोटाइप मतलब फिजिकल एक्सप्रेशन, तो फिजिकली मुझे कैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये अपन ने फिजिकली तो देखे, और फिजिकली किसके आधार पर देखे? सर मैंने पहले जीन देखी, कैपिटल आर स्मॉल बाई कैपिटल आर, अगर मुझे यही पता नहीं होता तो मुझे क्या पता कि राउंड ग्रीन है या येलो है? अरे पता थोड़ी था। किसके आधार पर देखा? जीनोटाइप के आधार पे मुझे पता लगा। यानी आपको ये पता चल रहा है कि सर जब मैं लक्षण से ज्यादा ऐड करता जाता हूं, जब ज्यादा मैं कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स को पढ़ता जाता हूं तो मेरी प्रॉब्लम्स क्या हो जाती है? कॉम्प्लिकेट हो जाती है। क्या हो जाती है? कॉम्प्लिकेट। ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है, अभी आपको इतना लेंथी लगा। ठीक है, अगर मैं ट्राई हाइब्रिड क्रॉस कर दूं, तीन लक्षणों को एक साथ मिक्स कर दूं, तो मेरा क्रॉस और भी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। इसी चीज को मेंडल ने सॉल्व करने के लिए मैथमेटिक्स काम में लिया था। इसीलिए मेंडल अपने क्रॉस में एक ही क्रॉस को पढ़ रहा था, दो क्रॉसों को एक साथ नहीं पढ़ रहा था। फिर भी उसने वेरीफाई करने के लिए, चेक करने के लिए कि जो में मेरे मोनोहाइब्रिड में रेशियो आता है 3:1, क्या आता है? 3:1। मोनोहाइब्रिड का फिनोटाइप क्या आता है भाई? अरे मोनोहाइब्रिड का फिनोटाइप क्या आता है? 3:1 आता है। ये 3:1 आया। यहाँ पर सिंगल करेक्टर था, डबल करेक्टर ले लूं तो मैं इसका क्या डबल मल्टीप्लाई कर दूं? अरे इसका मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3:1 इंटू 3:1। इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या यही नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। 3 को इससे मल्टीप्लाई करो 9, इससे करो 3, इससे करो 3 और 1, 9:3:3:1, यही बना। तो मेंडल सिर्फ प्रूव करना चाह रहा था या देखना चाह रहा था कि कोई भी मैं जो अगर जीन का क्रॉस करता हूं वो एक जीन में भी ऐसा ही रहता है, और यानी एक करेक्टर में भी ऐसा ही रहता है और दूसरे करेक्टर में भी वही रहता है। सिर्फ उसकी वैल्यू है वो क्या हो जाती है? जस्ट डबल हो जाती है, जस्ट मल्टीप्लाई हो जाती है। क्या हो जाती है? जस्ट मल्टीप्लाई। बात समझ में आ गई क्या? अरे समझ में आ रही है ना बात? जस्ट क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई। अगर ऐसे में ट्राई हाइब्रिड क्रॉस करूं, तीन करेक्टर का क्रॉस करूं, तो क्या इसमें एक बार मल्टीप्लाई और कर दूंगा, रेशियो आगे बढ़ जाएगा। पर आप देखो डबल जीन इनहेरिटेंस में ही इतना कॉम्प्लिकेट स्क्वायर बना, तो तीन जीन का और कितना कॉम्प्लिकेट बनेगा? अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा बिल्कुल। तो ये चीज थी कॉम्प्लिकेशन को उसने हटाने के लिए मैथमेटिक्स की कुछ पजल्स का क्या किया था? यूज किया था। ठीक है, इसीलिए साइंटिस्ट को ये बात समझ में नहीं है। ये जो मेंडल के साथ वाले वैज्ञानिक थे ना, इन्हीं बातों से नाराज थे वो। जैसे अपने शादियों में एक फूफा नाराज होता है ना कि मेरी बात नहीं मान रहे, ऐसे ही मेंडल के साथ वाले नाराज थे, बोले मेंडल जी हमारी बात नहीं मान रहे। वो कह रहे थे आप बायो में मैथ क्यों लगा रहे हो? बायो और मैथ वालों का 36 का आंकड़ा, मैथ वाले प्रूफ मांगते हैं, अपन कहते हैं एक्सेप्शन। होता है ऐसा? ठीक है, मैथ्स वाले कुछ किसी भी चीज को अज्यूम कर लेते हैं, लेट बी एक्स 0। अपने यहाँ तो 0 नहीं है, तभी है, प्रूव है तभी है। मैथ वाले कुछ ही मान लेते हैं। तो इसीलिए जो मेंडल के साथ वाले साइंटिस्ट थे वो क्या थे? उससे खफा थे कि भाई जो तुम कह रहे हो ये हमारे बिल्कुल गले नहीं उतर रहा, जब तक आप इसको प्रूव करके नहीं दोगे। इसीलिए मेंडल के वर्क की पब्लिसिटी कब हो गई थी? 1965 में। कब पब्लिश हो गए थे? सॉरी 1865 में मेंडल के वर्क क्या हो गए थे? पब्लिश हो गए थे 1865 में। उसके बाद से लेके 1900 तक उनके काम को किसी ने नहीं छेड़ा। कितना टाइम हो गया? 65 से लेके 1900 तक कितना हो गया? 65, 65, 65 से लेके 1900 यानी 100, कितना टाइम है बीच में? अरे सब्सट्रैक्शन करो, 25 या ज्यादा? 25 ही है, 35, मतलब 35 साल तक। मतलब तुम्हारी मैथ कमजोर है, इसीलिए सर बायो ली थी हमने। मैथ ही तो नहीं आती थी 10th में, हमको पता लग गया था कि आगे हमसे ये नहीं मतलब क्या कहते हैं उसको, आगे हमसे ये बोझ नहीं उठाया जाएगा। इसीलिए हमने गणित को साइड में किया, बायो को चूज किया। पर हमें क्या पता था फिजिक्स उससे और भी बेहतर आ जाएगी। फिर फिजिक्स हमारे तोते उड़ा देता है। कोई ना, ठीक है। किसकी बात कर रहे थे हम? भूल गया मैं। हाँ,
35 साल तक उसके वर्क को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। उसके बाद 3 साइंटिस्ट आए, 3 साइंटिस्ट के नाम बताए थे मैंने एक दिन क्लास में, कौन कौन से, हुगो डिवेरिस, कार्ल कोरेंस और वॉन्टी शेरमार्क। उन 3 साइंटिस्ट ने मेंडल के वर्क को रिडिस्कवर किया, देखा हाँ भाई मेंडल चाचा सही कह रहे थे, जो रेशियो बना के गए वो सही हैं। उन्होंने उसको एक्सपेरिमेंट किया, बाद में सारे एक्सपेरिमेंट कर करके देखे तो उन्हें सारी चीज सही लगी। उसके बाद लोगों को ये बात समझ में आई कि हाँ भाई मेंडल सही कह के गया था। और मेंडल की डेथ कब हो गई थी, 1884, अरे 1884 में उसकी डेथ हो गई थी। उसके 16 साल, मरने के 16 साल बाद तो किसी ने उसका काम उठा के देखा। अपन 16 साल बाद तो किसी को भूल ही जाते हैं, अगर कोई 16 साल पहले मरा हो भूल ही जाते हैं कोई मरा भी था। अपने परिवार में भूल जाते हैं, दूसरे की तो छोड़ो। अरे अपने को दादा लोग जैसे वो तो पीढ़ियां तो याद रहती है। अब जैसे मुझे मेरी चौथी पीढ़ी याद नहीं है, वो कितने साल पहले क्या, चाहे अभी वो खत्म हुए हो, होता है ना ऐसा रिसेंटली, बट नहीं है याद। तो ऐसा ही होता है कि भाई मरने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं, पर मेंडल के काम को लोग नहीं भूले, क्योंकि मेंडल जेनेटिक्स दे के गया था जो हमारी एक जीन एक वंश से दूसरे वंश में जा रही है। बात समझ में आ गई? पहले आप ये नोट करो, उसके बाद मैं आपको ये प्रूव करके बताऊंगा ये कहाँ पर है। ठीक है, ये जो रेशियो लिखा है ना ये इसी में छुपा हुआ है। अरे ये जो लिखा हुआ है इसी में छुपा हुआ है कहीं ना कहीं, मैं आपको निकाल के बताऊंगा कहाँ है। एक ऐसा है कहीं, 2 एक ऐसे है, 4 ऐसे हैं, सब मिलेंगे अभी इसमें। ठीक है, सब मिलेंगे। पहले आप अभी इसको नोट करो, फटाफट नोट करो स्पीडली, जितना जल्दी कर सकते हो उतना जल्दी। या नोट बाद में करोगे बताओ? पहले पढ़ा देता हूँ फिर बाद में कर लेना नोट एक साथ। बताओ एक साथ कर लोगे बाद में नोट? सर हमें जोर आता है, सुलेख लिखाते थी मैडम। तुमने भी करी है क्या सुलेख वगैरह? सुलेख 4 लाइन की कॉपी में 2 अक्षर लेके थे, इनको नीचे कॉपी करके लाना है। 4 लाइन है, हमने नहीं दे। क्या कह रहे हो? अच्छा 2 ही लाइन लिखती थी मैम, तो मैं 4-5 बार लिखाती थी और अच्छे अच्छे कलरों से लिख के लाते थे सर, 1 लाइन ग्रीन से 1 येलो से। मैंने मेरी ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं किया, फिर भी राइटिंग ठीक ठाक है। अरे ठीक है या नहीं है? है ना फिर भी ठीक ठाक। अगर मैं ऐसे सुलेख लिखता तो और भी अच्छी हो जाती शायद, ऐसा मैं मानता हूँ। तुम तो नहीं मानते, मैं मानता हूँ ऐसा। तो देखो एक बार पढ़ लेते अपन, फिर आगे आप लिख लेना। ये अपन ने देख लिया था, अब अपन इनको मैच करते हैं। देखो इनको अपन मैच करते हैं कि ये इस बॉक्स में मुझे कहाँ दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मैच कर लेते हैं, उसके बाद एक साथ आप इनको नोट डाउन कर लेना क्योंकि टाइम हो रहा है फिर। तो देखो कहाँ कहाँ मुझे कौन सी चीज दिख रही है, सबसे पहले आओ देखते हैं। सर एक एक ऐसा मुझे कहाँ दिख रहा है, ये आप देखो, ये जो सीक्वेंस लिख रहा है ना, ऊपर से चलना स्टार्ट करना है इस बॉक्स से। कहाँ चलना है? ऊपर से। या तो ऊपर से चलो या नीचे से चलो, बीच में से नहीं चलोगे। अगर बीच में से चलोगे तो गड़बड़ हो जाएगी तुमसे, ठीक है ना? बीच में से चलोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। या तो अगर नीचे से चल रहे हो तो इधर से काउंट करना स्टार्ट कर दो, चाहे इधर से काउंट करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि देखो लगभग सेम है। अरे इधर से आओगे तो भी यही आएगा, इधर से आओगे तो भी आएगा, 4 तो बीच में मिडिल है, तो आप इधर से चले जाओ चाहे उधर से आ जाओ। ठीक है, तो अपन स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, शुरुआत से इधर चलते हैं, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो एक मुझे कहाँ दिख रहा है जो सबसे अलग है, दोनों आर कैपिटल है, दोनों बाई कैपिटल है। कहीं दिख रहे हैं क्या बॉक्सेज में ऐसे जिसमें दोनों आर कैपिटल हो और दोनों बाई कैपिटल हो? कहीं दिखे क्या? नहीं दिखे। तो मैं ये लिख देता हूँ, ये मेरा क्या है, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल बाई। ठीक है, अब 2 ढूंढने सर मुझे ऐसे, तो 2 देखो, कैपिटल आर स्मॉल बाई कैपिटल बाई कैपिटल बाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल बाई कैपिटल बाई। और कहीं दिख रहा है क्या ऐसा? इस लाइन में नहीं है सर, इस लाइन में कैपिटल आर के साथ स्मॉल बाई तो है, बट दोनों बाई कैपिटल नहीं है। मुझे दोनों बाई क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए। तो ये 2 ही है बस, नीचे तो है ही नहीं। ठीक है, तो ये 2 मेरे पास कौन से हो गए? सॉरी ये 2, कैपिटल आर सॉरी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल बाई। ठीक है, उसके बाद सर मुझे एक एक देखना है। ठीक है, ये 2 हो गए। उसके बाद मुझे सर ऐसा दिखाई दे रहा है यहां पर 2 मेरे पास कैसे हैं? स्मॉल आर, तो 2 स्मॉल आर ढूंढो।
सर यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, बट दोनों बाई मुझे कैपिटल चाहिए। सर इसमें एक बाई कैपिटल है, एक स्मॉल है, एक कैपिटल है, एक स्मॉल है। सर इसमें तो दोनों ही स्मॉल है, तो एक बचा। अरे मिला क्या, नहीं मिला? जिसमें दोनों बाई सॉरी दोनों आर स्मॉल और दोनों बाई कैपिटल, ये वाला ऊपर लिख रहा हूं भाई, इसके दोनों आर स्मॉल और दोनों बाई कैपिटल। ठीक है, अब मुझे दो ढूंढने अगेन, तो ये दो कहाँ मिलेंगे? देखो भाई ढूंढो, ये दो कहाँ मिलेंगे? ये दो के लिए अपन सर कैपिटल आर डबल कैपिटल आर, एक कैपिटल बाई स्मॉल बाई, डबल कैपिटल आर एक कैपिटल बाई स्मॉल बाई। और कहीं दिख रहा है क्या ऐसा? सर पहले डबल आर ढूंढो कहीं, डबल कैपिटल बाई, डबल कैपिटल आर ये रहा, एक ही जगह है। बट सर इसमें एक कैपिटल बाई है, एक स्मॉल बाई है, इसमें तो दोनों ही स्मॉल है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। यानी एक और दो, अरे दिख गए क्या? कौन से? कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल बाई स्मॉल बाई। ठीक है, अब सर मुझे ये चार ढूंढने, ये चार कहाँ छुपे? ये सबसे ज्यादा है इसमें, इनको ढूंढते हैं। तो देखो कैपिटल आर स्मॉल बाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। और देखो कहीं कैपिटल आर, सर कैपिटल आर स्मॉल आर तो यहाँ भी है, कैपिटल आर स्मॉल आर तो यहाँ भी है, बट इसमें आगे क्या है? कैपिटल बाई स्मॉल बाई। सर इन दोनों में स्मॉल बाई, इन दोनों में स्मॉल बाई, तो ये तो दोनों रिजेक्ट हो गए। बचे इधर कैपिटल बाई स्मॉल बाई, कैपिटल बाई स्मॉल बाई, कैपिटल बाई स्मॉल बाई। यानी जो एकदम बीच में प्रेजेंट है ना आपके, ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन एकदम क्या है मेरे? चार। चार कौन से है मेरे पास? कैपिटल आर स्मॉल बाई, कैपिटल बाई स्मॉल बाई। ठीक है, चार ये हो गए। इसके अलावा सर दो और ढूंढने मुझे। अब दो कौन से हैं, इनको ढूंढना है। तो देखो स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल बाई स्मॉल बाई। सर स्मॉल आर इधर है, बट इसमें दोनों स्मॉल बाई है, तो ये कैंसिल हो गया। इधर बचा स्मॉल आर, कैपिटल बाई स्मॉल बाई। तो दो मेरे पास ये आ गए, कौन कौन से? स्मॉल आर कैपिटल बाई स्मॉल बाई, ये दोनों। ठीक है, अब मेरे पास क्या बचा सर? एक ढूंढना है मुझे। एक मेरे पास कहाँ बचा? सर एक मेरे पास ये बच रहा है जिसमें दोनों आर कैपिटल हैं और दोनों बाई स्मॉल हैं। इसमें एक आर कैपिटल है, एक आर कैपिटल है, बट दूसरा स्मॉल है। तो एक अगेन मेरे पास ये आ गया, ये वाला। ठीक है, ये वाला मेरे पास कौन सा है? कैपिटल आर स्मॉल बाई। अब ये दो मेरे पास कौन से हैं? ये दो मेरे पास कैपिटल आर स्मॉल बाई, कैपिटल आर स्मॉल बाई, ये रहा मेरे पास। अब सर बच गया एक, ये रहा मेरे पास स्मॉल आर स्मॉल बाई। ठीक है, अरे समझ आ गई क्या बात? गड़बड़ लग रही है? टोटल 16 ये हैं, इनको भी 16 गिन के देख लो, अगर ये भी आते मतलब सही है। एक और दो तीन और एक चार, चार और दो छः, छः और चार 10 और दो 12, एक 13, दो 15, एक 16 हो गए। सर 16 इधर थे, 16 अपन इधर काउंट कर दिए। अरे भाव समझ आई ना बात? आगे की बात समझ में? ऐसा तो नहीं लग रहा सर ऊपर से गया। अब देखो आपको इसमें एक रेशियो इंपॉर्टेंट है, वो रेशियो आपको लिखाता हूं। एक होता है इसमें पेरेंटल रेशियो, एक होता है नॉन पेरेंटल रेशियो। पेरेंटल रेशियो और दूसरा होता है नॉन पेरेंटल रेशियो। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस का पेरेंटल रेशियो क्या होता है और नॉन पेरेंटल रेशियो क्या होता है। तो पेरेंटल और नॉन पेरेंटल देखने के लिए पहले मुझे इधर आना पड़ेगा, इधर। यानी मुझे पेरेंट के जैसा देखना है। पेरेंट मेरा कैसा है? एक तो है मेरा राउंड येलो और एक है मेरा ग्रीन रिंकल्ड। कौन सा है? ग्रीन रिंकल्ड। इनके अलावा सर जो भी बचे वो कैसे? नॉन पेरेंटल है। कौन से हैं? नॉन पेरेंटल, क्योंकि पेरेंट तो मेरे पास दो ही है, एक तो मेरे पास राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। पेरेंट तो मेरे पास दो ही है। इधर आपने देखा राउंड येलो कितने हैं सर? 9,
रिंकल्ड ग्रीन कितना है 1, यानी पेरेंट कितने हो गए टोटल 10, कितने हो गए 10, अरे हुए नहीं हुए, टोटल कितने हो गए 10। तो सर मेरे पास पेरेंट हो गए 10, टोटल पेरेंट हो गए 10, कितने में से 16 में से, कितने में से 16 में से, क्रॉस करो कितना आ जाएगा 5/8, यानी 5/8 रेशियो आता है सर पेरेंटल का, यानी 8 में से 5 मुझे पेरेंट के जैसे मिले, या फिर ऐसे चल लो 10 में से 5 मुझे पेरेंट के जैसे, सॉरी 10 में 16 में से 10, 16 आउट ऑफ 10, 16 में से मुझे 10 पेरेंट के जैसे रिजल्ट मिले। नॉन पेरेंटल क्या हो जाएंगे सर, जो पेरेंट के अलावा, तो 16 में से 10 माइनस करो कितने बच गए 6, तो 6/16, ये हमारे पास क्या आ गए नॉन पेरेंटल, कौन से आ गए नॉन पेरेंटल। इसको सिंप्लीफाई करो कितना आ जाएगा 3/8, सर 8 में से मुझे 3 नॉन पेरेंटल, इस 8 में से मुझे 5 पेरेंटल, अब आप कैसे ही करके देख लो, टोटल 16, 16 में से 10 पेरेंटल, 6 नॉन पेरेंटल। ठीक है, आई क्या बात समझ में, अरे बात आ गई क्या समझ में, कोई डाउट तो नहीं लग रहा सर गया गायब हो गया, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, ये आपके समझ आ गया। अब इसके बाद एक आपने पढ़ा होगा सर, जो भी हम ये पढ़े ये इसके अंदर आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, एनसीईआरटी में हेडिंग दे रखी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, अरे दे रखा है क्या, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, हिंदी में स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, हिंदी में यही दे रखा है। इंग्लिश वालों ने ये पढ़ा होगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंग्लिश वाले अपना में थोड़ा सा गर्व महसूस करते हैं, हम इंग्लिश पढ़ते हैं। ठीक है, अरे मैं भी इंग्लिश मीडियम से रहा हूँ, बट हिंदी सीखनी पड़ी तुम्हारी वजह से। ठीक है, तुम्हारी वजह से हिंदी सीखनी पड़ी, कोई ना, अच्छा है बाइलिंगुअल आना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा ये अपना ये मैं करा देता हूँ, उसके बाद आप नोट डाउन करना। जो भी आपने पढ़ा है वो किसके अंदर पढ़ा है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या होता है भाई, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या होता है, बताओ भाई क्या होता है, क्योंकि यहाँ जो पढ़ा है वो इसी से रिलेटेड है, इसलिए एनसीईआरटी में हेडिंग पहले दे रखी है, डायग्राम बाद में दे रखा है। मैंने आपको डायग्राम पहले बता दिया, हेडिंग बाद में बताइए, क्यों सर आप उल्टा पढ़ाते हो, ऐसा ही है ना सर, आप उल्टा पढ़ाते हो, डायग्राम पहले बता देते हो, हेडिंग बाद में डालते हो, हम तो हेडिंग पहले पढ़ते हैं डायग्राम बाद में बनाते हैं, ऐसा क्यों, इसका रीजन मैं बताऊंगा जब इसकी डेफिनेशन बताऊंगा। ठीक है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या होता है, देखो इसमें एक वर्ड आ रहा है स्वतंत्र, यानी कोई चीज स्वतंत्र है, और वो कौन सी चीज स्वतंत्र है, असॉर्टमेंट, कौन सी चीज असॉर्टमेंट, असॉर्टमेंट का मतलब होता है पहले कैरेक्टर मिक्स और मिक्स होने के बाद अलग हो जाए, बात समझ में आ रही है, पहले कैरेक्टर मिक्स हो और मिक्स होने के बाद अलग हो जाए, वो क्या रहे हैं एक दूसरे के इंडिपेंडेंट, क्या रहे हैं इंडिपेंडेंट, यानी सर कोई भी कैरेक्टर अगर मिक्स हो रहा है तो भी एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करता, तभी तो इंडिपेंडेंट है, अरे निर्भर नहीं करता उसी को तो इंडिपेंडेंट बोलते हैं, अगर निर्भर करेगा तो इंडिपेंडेंट थोड़ी बोलेंगे, उसको डिपेंडेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे डिपेंडेंट। तो क्या हुआ सर, ऐसा हुआ कि जब दो कैरेक्टर या दो ट्रेड आपस में मिक्स हुए, क्या हुए आपस में मिक्स, और मिक्स हो गए, उन्होंने क्या बनाया हाइब्रिड बनाया, क्या बनाया हाइब्रिड। सर दो कैरेक्टर ने मिक्स होकर हाइब्रिड बनाया, और हाइब्रिड बनाने के बाद अगर एक कैरेक्टर अलग होता है दूसरे से तो दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करते, रिलेशन एकदम समझ में आ गया होगा, बस इस आरोप में ही है, आ गया। अरे ऐसे ही इधर होता है, दो कैरेक्टर लिए, मेल एक फीमेल, मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर्स, सेपरेशन ऑफ कैरेक्टर्स, एक दूसरे ऊपर डिपेंड नहीं, सिमरन तुम अपनी जिंदगी जियो मैं अपनी जिंदगी जीता हूँ, ऐसा ही होता है कुछ दिन बाद, अरे ऐसा ही होता है क्या, ऐसा ही सेम इधर फॉलो होता है। ठीक है, दो कैरेक्टर आते हैं मिक्स होते हैं डाइहाइब्रिड के लिए, यानी मिक्स मतलब एक साथ दिखाई ना अपन राउंड, ये लो जीन मिक्स नहीं हो रही, कैरेक्टर मिक्स हो रहे हैं, जीन मिक्स नहीं होती, ये कंसेप्ट दिमाग में बिठा लेना, जीन मिक्स नहीं होती, कैरेक्टर मिक्स हो रहे हैं सिर्फ, जीन मिक्स, अगर जीन मिक्स हो जाती तो अपन जीनोटाइप लिख रहे थे ना, तो अलग अलग थोड़ी आता, मिक्स ही आता पूरा जीनोटाइप, अलग ही नहीं कर पाते अपन उसको, अगर अरे जीन का मिक्स होना मतलब जेनेटिक मिक्स होना, अगर
जीनोटाइप अलग अलग नहीं आता, मतलब जीन मिक्स हो गई थी, तो जीन मिक्स नहीं हो रही, सिर्फ क्या मिक्स हो रहे हैं, करेक्टर्स। क्या मिक्स हो रहे हैं, सिर्फ करेक्टर्स। ठीक है, इसीलिए कहते हैं ना एक दूसरे से हम जुड़ते हैं तो सिर्फ हमारी बातें और एक दूसरे का व्यवहार हमें एक दूसरे की ओर लाता है, वो तो बाद में पता चलता है कि तू बुरा है या मैं बुरा हूँ, ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी मैं डेफिनेशन बताऊं तो सिंपल सी डेफिनेशन बताऊं, व्हेन टू करेक्टर्स आर, व्हेन टू करेक्टर्स या टू ट्रेड्स आर मिक्स इन ए हाइब्रिड, एक हाइब्रिड के अंदर मिक्स हो गए, अरे मिक्स हो गए, देन तब सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर, क्योंकि दो जोड़े थे उसके अंदर, दो करेक्टर मतलब दो जोड़े, देन सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ गैमीट या करेक्टर, ठीक है, वन पेयर ऑफ करेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर, दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करता। जब दो जीनों के अभिलक्षण आपस में संकरणीय करके एक संकरण का फॉर्मेशन, संकरण बनाते हैं, तब एक युग्म का विसंयोजन दूसरे युग्म के विसंयोजन पर निर्भर नहीं करता। ये हिंदी में मेरे से बोला ही नहीं जाता भाई, बहुत कम से कम मैं इसको 5 बार पढ़ता हूँ तब मुझे हिंदी में याद होता है ये। ठीक है, इंग्लिश में तो थोड़ा इजी है कि बोला है उसको समझा दो बस हो गया काम। ठीक है, अरे बात समझ में आ गई क्या? तो डेफिनेशन क्या लिखूं मैं इसकी, क्या लिखूं भाई डेफिनेशन, यही इन ए हाइब्रिड, ठीक है, या फिर ऐसे लिखो, when two characters are mixed in a hybrid, then segregation of one pair of character, one pair of character is independent from अदर पेयर ऑफ करेक्टर। बात समझ में आ गई क्या? अरे ये क्या होता है मेरे पास, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्ट। किसी को आज तक इसकी डेफिनेशन पता थी क्या? मुझे ये बता दो सर, ये होता है सर, मतलब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देख के डायग्राम याद आ जाता है, तो बोर्ड में ऐसा ही किया हमने। आता है बोर्ड में ये क्वेश्चन? अरे आता है, मैंने ही बोर्ड दिया है, मैंने ही 12वीं पास करी है। ठीक है, नंबर कमाए वो अलग बात है, बट 12वीं पास मैंने भी करी है। ठीक है, तो सर हमें ये दिखता ही हम तो वो डायग्राम छाप देते थे पूरा, डेफिनेशन से कोई पता नहीं। एक्चुअल में ये होता है कि कोई भी दो कैरेक्टर मिक्स होते हैं, मिक्स होने के बाद जब उनके पेयर्स या गैमीट अलग होते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करते, और इसी को मैं क्या कहता हूँ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता हूँ। और ये किसने दिया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? मेंडल ने दिया था, बट कोई बताता नहीं है कि मेंडल ने दिया था। ये मेंडल का एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल है। क्या है मेंडल का? एक्सपेरिमेंटल प्रूव था उन साइंटिस्ट के लिए जो उसकी बात नहीं मान रहे थे। जो उसकी बात नहीं मान रहे थे ना, उनके लिए क्या है, एक तरह से ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, एक्सपेरिमेंटल प्रूव है। इसी के आधार पे जो मैंने तुम्हें 3 साइंटिस्ट के नाम बताए ना, कौन कौन से, हुगो डी वेरिस, कार्ल कोरेंस और वॉन टी शेरमार्क, भैया रट लो इनको तीनों को, ये आते हैं एग्जाम में। 3 भाई तीनों तबाही, ऐसे याद कर लो, 3 भाई तीनों तबाही, तीनों के नाम याद कर लेना। ठीक है, इन तीनों ने इसी नियम के आधार पे मेंडल के वर्क को देखा, जांचा, एक्सपेरिमेंट्स किए, फिर उन्होंने साथ वाले साइंटिस्ट को कन्विंस किया, और तब वो इस बात को माने कि हाँ भैया मेंडल चाचा सही कह के गए थे, और यही बात आगे चल रही है। यानी इसी से क्रोमोसोम आगे बढ़ रहे। इसीलिए अपन इसके जस्ट आगे बढ़ते हैं, क्या, थ्योरी ऑफ, बोलो बोलो, अरे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इसके बाद ही बढ़ते क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम की डिस्कवरी कब हुई थी? अरे क्रोमोसोम की डिस्कवरी कब हुई थी? 1901 के आसपास, 1901 के आसपास। 1900 में बर्क डिस्कवर हो गया था, थ्योरी आ गई थी 1902 में, रही है नहीं आई? 1901 में क्रोमोसोम डिस्कवर हुए, उसके बाद ही तो क्रोमोसोम की थ्योरी आएगी। ऐसा थोड़ी है सर डिस्कवर तो हो गए, थ्योरी पहले दे देते, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए उस टाइम पर 1900 और 1901 के बीच में, एक जो 10 साल था, ठीक है, उस 1 साल के अंदर में माइक्रोस्कोप भी अच्छी तरह से डेवलप हो गए थे। उसमें अपने को सेल डिवीजन का क्रोमोसोम दिखने लग गया था, क्रोमोसोम डुप्लीकेट भी करता है और
रेप्लिकेट भी करता है, वो चीज़ पता लगने लगी और उसी के बीच क्रोमोसोम सेल डिवीजन वो चीज़ अच्छे से दिखने लगी। उसके बाद ही अदर साइंटिस्ट ने, कौन कौन से साइंटिस्ट, अरे सटन एंड बोबरी, जिन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी 1902 में, किसके आधार पे, इन सब चीज़ों के आधार पे उन्होंने जीन देखा, क्रोमोसोम देखा कैसे काम कर रहे हैं, कैसे जीन ट्रांसफर हो रहा है, कैसे क्रोमोसोम के अंदर एक्टिविटीज हो रही है, वो सारी चीज़ों को देख के उन्होंने आगे अपनी जो थ्योरी दी थी वो कौन सी थ्योरी है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है, यानी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। घर से पढ़ के आना, थोड़ा सा एनसीईआरटी की रीडिंग करके आ जाना, बस ज़्यादा मत पढ़ना, मुझे पता ज़्यादा पढ़ने के बाद तुम, ठीक है, सिर्फ रीडिंग करके आ जाना कि मुझे एक बार अच्छे से उसको रीड कर लेना है, ठीक है। एनसीईआरटी जो है अपनी, उसको एक बार रीड करके आ जाए करो क्लास में आने से पहले, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो मैं सिर्फ एनसीईआरटी से उठाता हूँ, ठीक है। अलग कंसेप्ट तो कहीं से ही बिल्ड किए जा सकते हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दी हुई है, और एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअल बता रहा हूँ, एनसीईआरटी के बाहर आपका सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा, आपके एग्जाम में आते हैं, मेरे को बता देना, वो यहाँ कवर हो जाएंगे ना। इसीलिए तो मैं नहीं कह रहा ना कि मैं 100% एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, कुछ चीज़ें एनसीईआरटी के बाहर की भी तो है नहीं है, तुम बताओ बस, तो फिर पेपर कहाँ से आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ जैसे आपकी चल रही है, कंटिन्यू चलने दो, अच्छे से प्रैक्टिस करो और पढ़ते रहो, ठीक है भाई। यहाँ से लिखना था ना, यहाँ से लिख लो, स्लाइड चेंज कर लेना।